नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 12th बायोलॉजी का अध्याय 16 पर्यावरणीय मुद्दे, जिसका आज हम लोग छठा पार्ट लेकर का आए हैं। यानी कि आज का जो हमारा वीडियो होगा ये पार्ट 6 होगा। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक इसका वीडियो बना चुके हैं और आगे हम लोग क्या क्या पढ़ें उसमें प्रदूषण के बारे में पढ़ें और प्रदूषण के जितने भी अलग अलग प्रकार हैं उनका अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे होता है। जैसे कि हालांकि हमारे देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर वायु अधिक प्रदूषित हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें से प्रदूषक को हटाया जा सकता है, जिसको हम लोग वायु प्रदूषण का नियंत्रण कहते हैं। हमारे देश में क्या है कि वायु को प्रदूषित तो होने दिया जाता है, लेकिन इसके नियंत्रण के लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए या फिर वायु अगर प्रदूषित हो गया है तो उस वायु प्रदूषण को फिर से शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिससे वायु जो है वो काफ़ी आसानी से फिर से जो है ना शुद्ध हो जाती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वे सभी जुगाड़ को देखेंगे, उन सभी टेक्नोलॉजी को देखेंगे जिस पे ये तय होगा कि हम लोग वायु प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का जो हेडिंग बना हुआ है वो हेडिंग बना हुआ है वायु प्रदूषण का नियंत्रण। आज हम लोग जानेंगे कि वायु प्रदूषण का किस प्रकार से नियंत्रण होता है। तो देखिए हेडिंग भी हमने बनाया है वायु प्रदूषण का नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अगर वायु अशुद्ध हो जाए तो इसको हम लोग पुनः शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि प्रदूषक, पहला जो इसके लिए उपाय होगा वो होगा प्रदूषक का पृथक्करण, यानी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए या वायु प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए या फिर प्रदूषित वायु को स्वच्छ बनाने के लिए हमारा जो पहला उपाय होगा उस पहला उपाय को हम लोग बोलते हैं प्रदूषक का पृथक्करण। प्रदूषक का मतलब है कि हवा में अवशिष्ट पदार्थ का जमा होना, और पृथक्करण का मतलब होता है कि उस गंदे पदार्थ को, उस प्रदूषित पदार्थ को हवा से बाहर निकालना। हमने हेडिंग बना लिया प्रदूषकों का पृथक्करण। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अपनाई जाने वाली विधियों को प्रदूषक के कणों को माप पर निर्भर करता है। यानी अगर वायु का जो प्रदूषक है वो बड़ा है तो इसके लिए अलग टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, अगर प्रदूषक कम है तो इसके लिए फिर जो है दूसरा उपाय किया जा सकता है। अगर हमारे हवा में 50 माइक्रोमीटर से बड़े माप वाले कण पाए जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी जिसका नाम होता है गुरुत्व निःसादी टंकी, या फिर इसका जो एक और उपाय है वो ये है, देख लीजिए ये नीचे में होगा, या फिर क्या है संरचित फैब्रिक फिल्टर्स। ये दोनों एक प्रकार के मशीन है, एक प्रकार के क्या है मशीन है। देखिए दो स्लाइड में इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हवा में जो प्रदूषक है वो 50 माइक्रोमीटर से बड़ा हो, हवा में जो प्रदूषक है वो 50, उसमें जो कण है जो प्रदूषक है अगर वो 50, यहाँ पर म्यू एम लिखा हुआ है माइक्रोमीटर, ये क्या एक प्रकार का माप है। अगर हवा में प्रदूषक का जो कण है वो थोड़ा बड़ा हो, कितना हो 50 माइक्रोमीटर हो, तो इसको शुद्ध करने के लिए दो प्रकार के टेक्नोलॉजी को उपयोग में आप ला सकते हैं। कौन कौन, तो पहला है गुरुत्व निःसादी टंकी, पहला क्या है गुरुत्व निःसादी टंकी, और दूसरा उपाय है फैब्रिक फिल्टर्स। दूसरा उपाय क्या है, फैब्रिक फिल्टर। इन दोनों उपाय के माध्यम से आप इस कण को वायु से निकाल सकते हैं, इस कण को क्या कर सकते हैं वायु से निकाल सकते हैं। छोटे छोटे कणों को अलग करने के लिए साइक्लोन संग्राहक तथा विद्युत आवेशित का उपयोग किया जाता है। यानी बड़ा जो कण है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या, जो बड़ा कण है
यानी जो 50 माइक्रोमीटर के करीब वाला कण है उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व निसादी टंकी का उपयोग करते हैं या फिर हम लोग फैब्रिक फिल्टर का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हवा में छोटा कण हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग साइक्लोन संग्राहक या विद्युत आपेक्षित का उपयोग करते हैं। तो ये 4 विधि हैं जिसके माध्यम से आप लोग वायु को जो प्रदूषित वायु है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश में है नहीं, पहले ही हमने बताया। लेकिन वायु अगर प्रदूषित हो जाए तो उस प्रदूषित वायु को पुनः शुद्ध किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना, तो इसके लिए आपको पहले ही हमने बताया कि अगर मान लो कि हमारा वायु प्रदूषित है और हमारे वायु में अगर क्या है, प्रदूषण का जो कण है वो अगर 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार का है, तो इसके लिए 2 उपाय करेंगे। पहला उपाय क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है ना, गुरुत्व निसादी टंकी या फिर संचित फैब्रिक फिल्टर का उपयोग करेंगे। अगर कण छोटा है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, साइक्लोन संग्राहक या विद्युत आवेक्षित का उपयोग करके हम लोग हवा में से कण को निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हवा में कण भी रहता है, तो जो प्रदूषित हवा होगा उसमें कण रहता है, उसमें क्या रहता है, कण रहता है। तो उस कण को अगर आप हवा से निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर से हवा क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। हवा कैसा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो ये हमारा पहला था। अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे। जैसे पहला है स्थिर विद्युत आपेक्षित। ये बड़े स्तर पर शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होते हैं। इस युक्ति से उत्सर्जन से छोटे कणों को हटाया जाता है और यह युक्ति काफ़ी प्रभावशाली होती है। जैसे मान लीजिए हवा प्रदूषित हो गया, हवा में कण है, तो इस कण को आप क्या कर सकते हैं, स्थिर विद्युत आपेक्षित जो यंत्र है उसके माध्यम से हवा में से कण को निकाल सकते हैं। और जब आप हवा में से कण को निकाल देते हैं तो फिर से हमारा हवा क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, हमारा हवा क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए, जैसे आप नाम सुनेंगे कि बहुत सारा एसी ऐसा आता है जो एयर प्यूरीफाई लगा हुआ था, मतलब हवा को शुद्ध करके आपके रूम के अंदर भेजता है। क्या जी, आप टीवी में प्रचार सुने होंगे कि अब बहुत सारा ऐसा एसी आ गया जो जिसमें एयर प्यूरीफाई लगा होता है। या फिर बड़े बड़े शहर में आप जाइएगा ना, तो बड़े बड़े जो बिल्डर्स का घर होगा, सेलिब्रिटी का घर होता है, उसके घर में एयर प्यूरीफायर लगा होता है। तो एयर प्यूरीफाई क्या करता है, यही करता है। क्योंकि हवा तो पूरे शहर का उसके घर में जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, पूरा घर को पैक कर दिया और जहाँ से हवा आ रहा है ना वहाँ पर ये सब फिल्टर लगा कर रखा। अब वो फिल्टर क्या करता है, हवा में से जो कण है उस कण को निकाल देता है और शुद्ध हवा को जो है घर के अंदर जाने दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि हवा जो प्रदूषित है उसके लिए भी अब उपाय हैं, उसको जो है आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें से जो अवांछनीय कण है, जो प्रदूषक है, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं और निकालने के बाद उस हवा को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये सभी उपाय आज हम लोग इसमें जानने का काम किए हैं। देखिए आगे देखते हैं। कहता है इसमें गंदी वायु के छोटे कणों से पहले विद्युत चार्ज किए जाते हैं, फिर विभिन्न चार्ज स्क्रबर पर बैठने दिया जाता है। जैसे मान लो कि हवा को मशीन के अंदर घुसाया, तो मशीन क्या करता है, उस हवा को चार्ज कर देता है और चार्ज करने के बाद हवा हल्की होकर के उसका जो कण होता है ना वो नीचे बढ़ जाता है और हवा ऊपर आ जाता है। और जो कण जब नीचे बढ़ जाता है तो कण को हवा से निकाल दिया जाता है और हवा को फिर आगे की ओर भेज दिया जाता है। समझे, जैसे घर में ही कोई लगा लिया है एयर प्यूरीफायर, तो वो क्या करेगा, उसको सप्ताह में एक बार जो है उससे कण को निकालना पड़ता है। जैसे आपके रूम में हवा आ रहा है तो हवा में क्या है, धूल कण भी है, आपको पता है एसपीएम है। अब वो हवा जो ही आपके घर के अंदर आएगा तो सबसे पहले उसको क्या करेगा, रोकेगा मशीन, रोक करके उसको चार्ज करेगा। चार्ज करने के बाद जो कण होगा ना वो नीचे बढ़ जाएगा और जो शुद्ध हवा होगा वो रूम के अंदर चला जाएगा। तो बाद में आप क्या करिए कि जो हवा में कण था उस कण को अपने आसानी से वहाँ से निकाल दिया। तो ये प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारा वायु प्रदूषण कम हो सकता है। और बहुत सारे जैसे गैस मार्जक का उपयोग करके भी आप प्रदूषक को हटाया जा सकता है। ये भी एक प्रकार का उपाय है, गैस मार्जक। याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, गैस मार्जक। इस गैस मार्जक का भी उपयोग करके आप लोग जो है ना हवा में से प्रदूषक को निकाल सकते हैं। हवा में से प्रदूषक को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने, फिर से एक बार समझिएगा कि हम लोग जाने कि अगर हमारा हवा प्रदूषित हो जाए
उसमें कण हो जाए, तो उस कण को निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, और फिल्टर करके उसमें से कण को निकाल करके शुद्ध हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वायुमंडल में छोड़ सकते हैं। तो खास करके जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर वायु काफ़ी अधिक प्रदूषण होते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर इस प्रकार के संयंत्र को लगना चाहिए, ताकि हवा को फिल्ट्रेट करके फिर से इन्वायरमेंट में भेजा जा सके। लेकिन हमारे देश में कहीं ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं और सामूहिक रूप से कहीं भी इस प्रकार का फिल्टर लगा नहीं है। हाँ, अगर उसी एरिया में किसी बड़े व्यक्ति का घर है तो अपने घरे में जो है ना एयर प्यूरीफाई मशीन लगा कर रखता है, लेकिन वैसा नहीं होता कि मशीन से धुआं निकला, उस धुआं को फिल्ट्रेट करके वायुमंडल में भेजा जाए, समझे ना। तो ये प्रक्रिया हम लोग के देश में नहीं है। लेकिन जितने भी विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हैं, यूएसए हैं, जहाँ पर लोगों को लगता है कि अगर प्रदूषित हवा हमारे वातावरण में जाएगा तो इसका हम लोग पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि एयर प्यूरीफाई लगाए जाते हैं, और जितने भी इंडस्ट्रीज से अगर हवा को प्रदूषित किया जाता है तो फिर उस हवा को शुद्ध करके जो है ना वातावरण में भेजा जाता है, समझे ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु को, जो वायु प्रदूषित है उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, शुद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, एक और उपाय है जिसका नाम होता है कैटेलिटिक कन्वर्टर, यानी इसमें प्राथमिक प्रदूषक को कम किया जा सकता है। इसके लिए अधिकांश मोटर वाहनों में यह युक्ति लगाई जाती है और ये काम करता है। जैसे मान लो कि आपको पता होगा कि मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, तो आप देखिएगा उसमें एक फ़िल्टर लगल रहता है। उसमें क्या लगल रहता है, एक फ़िल्टर लगल रहता है। उस फिल्टर का काम क्या है कि जैसे ही अगर जीवाश्म ईंधन जला, डीजल जला, पेट्रोल जला, उससे जो धुआं निकला, तो सबसे पहले क्या करता है, ये जो कन्वर्टर लगा हुआ है ये उसको साफ़ करता है, और साफ़ करके तब पर भी 100% साफ़ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राथमिक प्रदूषक को ख़त्म करता है, मतलब प्रदूषक को थोड़ा सा कम कर देता है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट में नहीं डालता, लेकिन हल्का सा उसको शुद्ध करके ये क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। याद रखिए कि हमारा जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है, इसका काम क्या है कि जो वायु प्रदूषित हो रहा है उसको प्राथमिक स्तर से ये क्या करता है जी, कम करता है, और उसको कम करके फिर से इसको पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, समझे ना। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो वायु प्रदूषण होता है वो कमता है, 100% यहाँ से शुद्ध नहीं किया जा सकता है। इसका 2 स्टेज होता है। अगर हम प्रथम स्टेज की बात करें, यानी मोटरसाइकिल में या फिर कार में या फिर बस में जो इस प्रकार का कन्वर्टर लगा रहता है, ये 2 प्रकार से काम करता है। कैसे काम करता है, तो फर्स्ट स्टेज की युक्ति अर्ध जले हाइड्रोकार्बन्स तथा CO और CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत कर देती है, और इससे प्लेटिनियम तथा निकल ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करती है, समझे। यानी फर्स्ट स्टेज में ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो भी आपका ईंधन जलाया उससे निकला क्या, प्रदूषक, तो इस प्रदूषक को ये क्या करता है कि जो अर्ध जले, इससे जो हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, या फिर इससे CO निकलता है, या फिर इससे CO2 निकलता है, इसको क्या करता है, H2 में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। मतलब कुछ हद तक इस जो मतलब ये जो प्रदूषक है इसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और कम करके इसको फिर से दूसरे स्टेज के लिए भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, दूसरे स्टेज के लिए। तो दूसरे स्टेज में क्या होता है, तो दूसरे स्टेज का जो कन्वर्टर है इसका काम क्या है, ये क्या करता है, NO तथा NO2 को N2 तथा O2 में अवकृत कर देता है। मतलब क्या, यहाँ पर एक प्रदूषक है NO और NO2, इसको दूसरे स्टेज में क्या चेंज कर दिया जाता है, इसको N2 तथा O2 में क्या कर दिया जाता है, अवकृत कर दिया जाता है। इस स्टेज में भी ट्रांजिशन धातु के ऑक्साइड का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यानी मोटरसाइकिल में 2 स्टेजेज में या फिर कार में या जितने भी हमारा वाहन है जो कि पेट्रोल और डीजल पे चलता है, उसमें 2 स्टेज पर फिल्टर लगाए जाते हैं, और दोनों फिल्टर का काम क्या होता है कि प्रदूषक को थोड़ा थोड़ा कम करना। यानी मतलब जैसे ईंधन जला, पेट्रोल जला, डीजल जला, उससे जो प्रदूषक निकला, उस प्रदूषक में से जो हानिकारक पदार्थ है उसको ये कोशिश किया जाता है कि इसको
थोड़ा सा कम हानिकारक पदार्थ में बदला जाए, ताकि अगर ये इन्वायरमेंट में जाए तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है मानव को ना पहुँचे, पेड़ पौधे को ना पहुँचे, जंतु को ना पहुँचे। इसके लिए 2 स्टेज में जो है ना एक प्रकार का लगाया जाता है फिल्टर, और इस फिल्टर की मदद से जो है ना कम से कम प्रदूषक को जो है ना हवा में छोड़ा जाता है। हालांकि आपको पता ही है कि जितने भी मोटर गाड़ी हैं उससे जब हवा में प्रदूषक आता है तो उससे नुकसान पहुंचता है, लेकिन आजकल जितने भी नए वाहन आ रहे हैं समझे, उसमें इस 2 स्टेज का कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रक्रम लगा रहता है, उसमें फिल्टर लगा रहता है, जो कि ईंधन के जलने के बाद उसमें से कुछ प्रदूषक को फिल्ट्रेट कर देते हैं, ताकि कम से कम प्रदूषक जो है वो हमारे वातावरण में आवे। जैसे आप देखे होंगे कि पहले वाला जो पुराना गाड़ी था वो अधिक धुआं देता है। आजकल आप नया नया गाड़ी देखिए तो उसमें धुआं आपको बहुत कम पता चलेगा। तो आखिर वो धुआं गया कहाँ, जबकि पेट्रोल वो भी खा रहा है, पेट्रोल अभी भी खा रहा है। पहले वाला गाड़ी अधिक धुआं दे रहा है और जो नया गाड़ी आ रहा है वो धुआं कम दे रहा है। तो उसके पीछे क्या है कि अब जो नए वाहन आ रहे हैं उसमें पहले से कंपनी के द्वारा फिल्टर्स लगाए जाते हैं, समझे ना, और वो कई चरणों में काम करते हैं, और वो क्या करता है कुछ हद तक वायु को शुद्ध करता है और तब जा कर के उसको क्या होता है बाहर प्रदूषण के रूप में छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रक्रियाएं क्या है वायु प्रदूषण का एक रीजन है। देखिए इसके बाद है सामान्य नियंत्रण। देखो इधर लड़का लोग, सामान्य नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि स्रोत पर प्रदूषकों को नियंत्रण करने के अलावे कई ऐसी विधियां हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो कुछ हद तक हम लोग वायु का प्रदूषण को रोक सकते हैं। जैसे कि क्या क्या उपाय है, जैसे मान लीजिए कि आप कोशिश करिए कि जब भी आपको मोटरसाइकिल खरीदना हो तो आप कोशिश कीजिए कि हम लोग को बैटरी वाला मोटरसाइकिल खरीदना है। अगर कार खरीदना है तो सीएनजी या फिर बैटरी पर चलने वाला हम लोग कार खरीदेंगे, क्या जी। अगर खाना बनाना हो तो कोशिश करिए कि जो है बिजली पर खाना बने। तो कई ऐसे चीज़ हैं जिसको आप कर करके कुछ हद तक प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ देखिए। सबसे पहले जो सीसा रहित एवं सल्फर रहित पेट्रोल के उपयोग के साथ साथ ईंधन से कम धुआं उत्सर्जित हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहला क्या कि जैसे वैसा पेट्रोल हम लोग को नहीं डलाना चाहिए जिसमें सीसा मिक्स हो या फिर उसमें सल्फर मिक्स हो, समझे ना। आप जैसे एक्स्ट्रा माइलेज के चक्कर में गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा लेते हैं, तो आपको ऐसे पेट्रोल डलवाने से गाड़ी में बचना चाहिए जो कि अधिक से अधिक प्रदूषण देता हो, पहला बात। दूसरा बात, आपका अगर हो सके तो जो इंजन पेट्रोल या डीजल पे चल रहा हो उस इंजन के प्रयोग से बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार आनी चाहिए, सीएनजी पर चलने वाला आना चाहिए या फिर सौर ऊर्जा पर चलने वाला आना चाहिए। यानी जीवाश्म ईंधन यानी डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले ईंधन के प्रयोग को कम करना चाहिए। इसके बाद जैसे पेट्रोलियम में बेरिलियम यौगिक का मिलाना, कोशिश यह होनी चाहिए कि बिजली या बैटरी चलित वाहन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आपको बतेबे कि आप जितना आप चाहते हैं कि वायु प्रदूषण ना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके लिए कि जो इंजन यूज कर रहे हैं वो इंजन पेट्रोल या डीजल पे चलने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कई जगह बैन कर दिया, जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली में जितने भी डीजल पे गाड़ी चलने वाला था सबको बैन कर दिया था। अब दिल्ली वाला गाड़ी अन्य राज्य में बिकना शुरू हो गया था। या फिर बिहार में भी अभी क्या एक नया स्कीम आया कि अगर आप कार खरीदते हैं और वो कार अगर सीएनजी वाला हो या फिर बैटरी पे चलने वाला हो तो उस पर 1 लाख की सरकार सब्सिडी देगी, मतलब 1 लाख मुफ्त में देगी। जितना कार का दाम है ना उसका 1 लाख रुपया सरकार देगी। तो कहीं ना कहीं एक पहल है कि लोग तो गाड़ी खरीदेगा ही, लेकिन गाड़ी खरीदने में वो अगर पेट्रोल या डीजल वाला नहीं खरीद करके बैटरी पर चलने वाला खरीदे, सीएनजी पर चलने वाला खरीदे या फिर सौर ऊर्जा पर चलने वाला खरीदे, निश्चित रूप से इससे हमारा वायु जो प्रदूषण है वो थोड़ा सा कम होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया और ये समान विधि है। तो आपको अगर वायु को प्रदूषण को रोकना है तो क्या क्या करना है, सबसे पहला कि वैसे पेट्रोल का उपयोग नहीं करेंगे जिसमें शीशा हो, वैसे पेट्रोल का उपयोग नहीं करेंगे जिसमें सल्फर हो, क्या जी। डीजल पे चलने वाले गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, पेट्रोल पर चलने वाले गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सके तो क्या करेंगे जी,
बैटरी पर चलने वाला गाड़ी लेंगे, सीएनजी पर चलने वाला गाड़ी लेंगे और सौर ऊर्जा पर चलने वाला गाड़ी लेंगे, ताकि हमारे पर्यावरण में वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो क्या हो सकेगी, कम हो सकेगी। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, वही चीज़ है कि डीजल से चलने वाले रेल की जगह बिजली पर चलने वाले रेल को प्राथमिकता देना चाहिए, और ये लगभग हो भी गया। आज से 5 साल पहले तक आप देखे होंगे कि ये सब में भी चलता था पेट्रोल के कोयला पे या फिर डीजल पे। आप कोयला वाला तो पूछबे मत कीजिए, अगर कोयला पे ट्रेन चलता था, आप गदर फिल्म में देखे होंगे, पहला जो गदर 1 आया था, देखे ना, देख कोयला अब कितना धुआं दे रहा। अब मतलब पूरे देश में इतना ट्रेन चलेगा, लाखों टन कोयला को जलाया जाता था। आपको पता होगा कि जिस समय कोयला से ट्रेन चलता था ना, तो ट्रेन के जाने के 5 मिनट तक रेलवे लाइन पर एक लाइन बिछ जाता था, किसका, धुआं का। तो वो तो इतना। अब उसके बाद आया डीजल, और डीजल वाला भी जब इंजन चलता था तो आप देखे होंगे, आपको याद होगा, उससे भी खूब धुआं निकलता था। लेकिन अब आ गया इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक वाले में क्या है कि ट्रेन स्पीडो ज़्यादा रहता है और धुआं भी नहीं रहता है। तो क्या करना, अगर आपको पोल्यूशन से बचना है तो डीजल और कोयला पर चलने वाले पेट्रोल को ख़त्म करना है, और उसके बदले में बिजली पर चलने वाले गाड़ी को उपयोग में लाना। हम लोग जितना भी डीजल और कोयला वाला इंजन था ना, सब बांग्लादेश को बेच दिए, समझे ना। अब हम लोगों के यहाँ लगभग सभी जगह, कुछ क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगह जो रेल चलता है ना, वो रेल किस पे चलता है, तो याद रखिएगा, वो चलता है किस पे, बिजली पर ही चलता है। और जब बिजली पर चलेगा तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, प्रदूषण को कम नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद प्रदूषण होने वाली बीमारियों तथा हानिकारक प्रभाव के बारे में आम लोगों को जानकारी देकर शिक्षित किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि लोग को बताना भी पड़ेगा, जैसे अब लोग को लगता क्या है कि धुआं हो रहा था, हमको क्या पता है। लोगों को बताना होगा कि धुआं अगर ज़्यादा होगा, अगर वायु प्रदूषित होगा, तो इससे लोगों पर क्या क्या असर पड़ेगा। लोगों की जीवन अवधि कमेगा, क्या रे, समय से पहले बहुत सारी बीमारी हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, अस्थमा, दम्मा और बहुत सारे लंग्स कैंसर जैसे भयंकर रोग जो है मानव में हो सकते हैं। इसीलिए लोगों को ये बताना होगा कि अगर आप वायु को प्रदूषित करते हैं तो इसका क्या क्या नुकसान है, और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या किया जा सकता है। गांव में ठंडी के समय में लोग को कुछ नहीं मिलता है ना, तक सब जगह का कचरा जमा करके घूरा लगा देता है, उसको लगता है कि हम मच्छर भगा रहे हैं। आप जितना मच्छर नहीं भगा रहे हैं, उससे ज़्यादा बीमारी जो है फैला रहे हैं। इससे वायु को जो है ना बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। तो इस सब चीज़ से बचना, अगर कचरा उचरा है सबको गड्ढा में जमा करते जाइए, अपने उसरगल करके जैविक खाद में के कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ठंडी के समय में आप देखते होंगे प्रत्येक गांव में जितना भी कचरा है सबको जमा करके आग लगा देता है। मतलब और आग लगाए तो लगाए, उसमें सूखने भी नहीं दिया जाता, कोशिश किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा धुआं हो, ताकि आसपास में मच्छर नहीं लगेगा। अब मच्छर ना लगने के लिए और भी कई उपाय हैं बचने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप धुआं फैलाइए और वातावरण में प्रदूषण फैलाइए। तो इन सभी चीज़ों से हम लोगों को क्या करना है जी, बच के रहना, समझे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बालक, जीवाश्म ईंधन का जलावन में कम से कम उपयोग होना चाहिए, और किरोसिन आसानी से एवं कम दाम पर उपलब्ध किए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह जो है सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारा वायु प्रदूषित होता है। जैसे कि लकड़ी जला रहे हैं खाना बनाने के लिए, लकड़ी को कम जलाना है, इसके बदले में एलपीजी गैस का उपयोग कीजिए, अधिक ऊष्मा भी देगा और इससे क्या होगा जी, धुआं भी कम होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किरासन तेल का भी उपयोग करके अगर खाना बनाते हैं स्टोव पे, तो इससे भी क्या होता है, ऑलमोस्ट जल जाता है और इससे धुआं काफ़ी कम होता है। इसके बदले में सबसे बड़ा क्या बात है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना। जब तक जनसंख्या रुकेगा नहीं तब तक वायु प्रदूषण रुकना संभव है ही नहीं। जितने लोग बढ़ेंगे उतनी गाड़ी चलेगी, उतना खाना बनेगा, क्या रे, तो और उतना ज़्यादा वायु प्रदूषित होगा। तो अगर आपको वायु को प्रदूषण को रोकना है तो आपको जनसंख्या को भी नियंत्रित करना होगा। और जनसंख्या अगर आ भी गया तो आप चूँकि 150 करोड़ के अप्रॉक्स में हम लोग हैं, तो वो तो कम होगा नहीं।
तो लोगों में जानकारी देनी होगी कि वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से बचने के लिए हम लोगों को ये सब उपाय करना चाहिए, समझे ना। तो ये सब काम करके आप लोग वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का था वायु प्रदूषण का नियंत्रण। इसके बाद कि भारत के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है। देखिए, किसी से ये बात छुपा नहीं है कि भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है। इधर देखो ध्यान से, आपको पता होगा कि जितना बड़ा जो शहर है वहाँ पर वायु प्रदूषण की स्थिति उतनी ही खराब है। जैसे अभी आपको पता होगा कि दिल्ली, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे भारत में सबसे नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा अगर वायु प्रदूषण के मामले में कोई जगह है तो वो है दिल्ली। आपको पता होगा कि एक सर्वे आया था, पूरे विश्व में ये टॉप 3 में, समझ रहे हैं ना, कि मतलब पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा खराब हवा वाला अगर कोई शहर है तो वो टॉप 3 में कौन आता है, दिल्ली आता है। समझ लीजिए, इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर वायु का प्रदूषण देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। देखिए, आप सबको पता होगा, इसमें तो रिपोर्ट 2003 का दिया गया है, जिसमें कि अहमदाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था। लेकिन ये सब रिकॉर्ड अब ख़त्म हो गया है। वर्तमान समय में दिल्ली पूरे विश्व नहीं, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। और हाँ, दिल्ली अगर इसको रोका नहीं जाएगा ना तो ये पूरे विश्व का नंबर 1 प्रदूषित शहर बन जाएगा हवा के मामले में, समझे। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट दिया गया है वो रिपोर्ट पहले का था। और आपको पता होगा कि हमारे जो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण किस में होता है, तो वाहन के चलने से होता है। जितने भी 4 व्हीलर हैं, जितने भी 2 व्हीलर हैं जो कि डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा वायु का प्रदूषण उसी से होता है। तो याद रखिएगा, उससे क्या क्या रहता है। आपको पता है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, लगभग कितना 78%। कितना रहता है जी, 78%। नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड रहता है 8%। और हाइड्रोकार्बन रहता है कितना 13%। और ये सभी क्या है, एक वायु प्रदूषक हैं। और जब ये हमारे वायु में जाता है तो निश्चित रूप से इससे हमारे वायु को नुकसान पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग वायु में से हटाते हैं तो हम वायु को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो चूँकि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर पूरे देश में सबसे अधिक है, अभी भी है। आपको पता होगा कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, इसके प्रदूषण होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो था अत्यधिक वाहन का वहाँ पर चलना। पूरे देश में सबसे ज़्यादा कंपनी का हेड ऑफिस, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, सब दिल्ली में, जिसके चक्कर में दिल्ली में इतना गाड़ी चलता है। आप अगर सैटेलाइट से या फिर ड्रोन से देखिएगा तो पूरा शहर में लगेगा कि गाड़ी रेंग रहा है। जबकि मेट्रो भी चल रहा है, उसके बावजूद भी प्रत्येक दिन आपको सड़क पर जो है ना ज़बरदस्त गाड़ी की भीड़ देखने को मिलेगी। वहाँ क्या है कि एक घर में अगर 5 व्यक्ति है ना, 5 एक गो कार लेकर रखा है, ये स्थिति है। हम बहुत सब पैसा वाला है, जिसके चक्कर में वहाँ पर वायु की प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि सरकार को इसको ठीक करना बड़ा संभव ही नहीं था। कुछ दिन पहले सरकार क्या किया था, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ ऑड और इवन नंबर चलाया था। यानी जैसे मान लो किसी का गाड़ी का नंबर सम संख्या है तो उसको एक दिन चलेगा, जैसे मंडे को चलेगा। और अगर किसी का गाड़ी का संख्या विषम संख्या तो उसको ट्यूसडे को चलाएगा। ये सब भी प्रक्रिया बहुत दिन तक चला, तब पर भी यहाँ पर वायु का प्रदूषण की स्थिति ठीक नहीं हुआ। बाद में क्या किया कि जितना भी डीजल गाड़ी है उसको बैन कर दिया दिल्ली में, या फिर 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशनें फेल कर रहा था, समझे ना। इन सभी प्रक्रिया के बावजूद भी अभी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति जो है वो सबसे ज़्यादा खराब है। और इतना ज़्यादा खराब है कि यहाँ के लोगों में समय से पहले श्वसन संबंधित रोग हो रहे हैं। यहाँ के लोगों में आपको अगर 100 लोगों में से जांच किया जाए तो लगभग 50% लोग में श्वसन संबंधित रोग हैं, समझे ना। ये एक जो आंकड़ा है काफ़ी डरावना है। दिल्ली जैसे महानगर में वायु प्रदूषण के कारण स्थिति इतनी खराब हो चुकी है
कि जो कि यहाँ पर क्या है, जो 20% लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं, वो अपने घर में क्या कर लिया, एयर क्वालिटी वाला एयर फिल्टर लगा लिया, एयर प्यूरीफायर मशीन लगा लिया, कार में भी एयर प्यूरीफायर लगा लिया, ऑफिस में भी एयर प्यूरीफायर लगा लिया। लेकिन जो आम लोग हैं, जो दिल्ली की सड़कों पे रहते हैं, इधर उधर काम करते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर वायु का प्रदूषण जो है उसको काफ़ी अधिक झेलना पड़ता है, और इसका खामियाजा उसको इतना नुकसान पहुँचता है वो कह पाना संभव नहीं है। तो अभी जान लीजिए, दिल्ली हमारे प्रदूषण के मामले में क्या है, काफ़ी अव्वल स्थान पर। देखिए 1990 में ही एक अध्ययन हुआ था जिसमें दिल्ली जो है ना पूरे विश्व में चौथा स्थान पे था 1990 में। अभी अगर आप रिपोर्ट निकालिएगा ना तो ये पहला या दूसरा नंबर पे होगा, समझे ना। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रदूषण का जो मामला है वो घटा नहीं है, और वो दिन प्रतिदिन काफ़ी अधिक बढ़ ही गया, समझे। इसको कम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अब देखिए, आपको ये वाला जो स्लाइड है पहले से पता होगा कि वायु प्रदूषण का, सुबह सुबह भी मार लगा था। देखिए, वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर हमारे आसपास के वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपको पता है कि अगर वायु प्रदूषित है तो पेड़ पौधे पर भी इसका नुकसान पहुंचेगा। हमने आपको कल ही बताया था कि अगर वायु में प्रदूषण काफ़ी अधिक हो जाए, वायु में कण काफ़ी अधिक हो जाए, तो ये कण क्या हो जाता है, पत्ती पर जाकर के चिपक जाता है, और जब ये पत्ती पर जाकर के चिपकता है तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी तो पौधों में क्या होता है, ग्रोथ कम हो जाता है। पौधों में ग्रोथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पौधे पर भी इसका प्रभाव पड़ा, मानव पर इसका प्रभाव पड़ता ही है। अगर मानव प्रदूषित वायु को सांस के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे फेफड़ा पर असर डालता है। इससे अस्थमा, दम्मा या फिर लंग्स कैंसर जैसे भयंकर रोग जो है वो मानव में उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर अन्य पदार्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे ताजमहल हो गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, या जितने भी संगमरमर की बनी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो कि सार्वजनिक स्थान पर रखी जाती है, वायु प्रदूषण के कारण इसका कलर जो है वो डिस्कलर होता जा रहा है। और चूंकि एक ऐतिहासिक धरोहर है तो सरकार को दिखाने के लिए इसको साफ करना पड़ता है, तो प्रत्येक वर्ष करोड़ों का खर्च इस पे आता है। जैसे दिल्ली का आगरा में एक ताजमहल है, शाहजहां ने बनाया था, और पूरे वाइट कलर का है, जो कि संगमरमर का बना हुआ एक बिल्डिंग है, इमारत है, और ये अम्लीय वर्षा की वजह से या फिर वायु प्रदूषण की वजह से इसका कलर जो है ना पीला पड़ने लगा था, और इसको साफ करने के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर वायु प्रदूषण होता है तो इसका प्रभाव जो है मानव पर भी पड़ेगा, पेड़ पौधा पर भी पड़ेगा, और अन्य वस्तुओं पर भी इसका जो है प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। और वायु प्रदूषण के अंत में हम लोग ये जानते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कानून भी बनाया गया है। हालांकि कानून की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा 1981 ईस्वी में ही कानून बनाए गए हैं। कब से कानून है? 1981 ईस्वी में ही कानून बनाए गए हैं। हालांकि 1987 ईस्वी में इसमें संशोधन भी लाया गया, और लेकिन इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बावजूद भी वर्तमान समय तक में भी वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कोई विशेष काम हुआ नहीं है। जैसे अभी भी आपको एक रील्स में बताए थे कि कानून बन गया है, लेकिन अभी भी क्या है कि आपको जैसे मोटरसाइकिल में धुआं दे भी रहा है तो आप एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगर आप बना लेते हैं तो आपका धुआं कितनों क्यों ना दे, पुलिस जो चेक कर रही है उसको पता है कि धुआं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो जो चेक करता है वो मान के चलेगा कि आपका गाड़ी धुआं नहीं दे रहा है। या फिर आप नया भी गाड़ी क्यों ना खरीदते हैं, अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट फेल है तो उस पर फाइन लग जाता है। तो हमारे देश में इस प्रकार का कानून है। आपको पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बिना किसी फिल्ट्रेट किया हुआ अपने फैक्ट्री के चिमनी से निकलने वाले धुआं को सीधे हवा में फैला रहे हैं, और
अगर इस पर कोई क्लेम करता है, वैसे तो पहले लोग को जानकारी नहीं है कि इसके लिए भी केस होता है। अगर लोग को जानकारी हो भी गया, क्लेम भी करता है, तो ये मोटी रकम स्थानीय सरकार को देता है और इसके लिए वो कानून फ्री हो जाता है। एक अलग से नियम बन जाता है कि चलो इस कानून को रद्द किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इतना कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। जैसे कि अभी दिल्ली में ही बात करें कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो सरकार क्या क्या कर सकती है? कुछ नहीं किया। अब इसका एक सीमा होता नहीं है। मान लो दिल्ली सरकार एक कानून ला लिया कि जो भी पटाखा छोड़ेगा, जो भी गाड़ी चलाएगा, उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगा। अब क्या है कि उसके बगल वाले राज्य में क्या क्या पटाखा छूट रहा है, उसके बगल वाले राज्य में पराली जलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हवा है, उसके लिए तो कोई सीमा नहीं बनता कि दिल्ली है ये हरियाणा। वो ऑटोमेटिक हवा क्या होगा कि दूसरे स्टेट में जाएगा और ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या होगा, लोगों को नुकसान पहुँचा देगा। तो अगर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। वायु प्रदूषण तभी रुकेगा जब पूरे विश्व भर में सभी लोग एकजुट होगा। जैसे मान लो कि अगर इंडिया वाला पूरा सुधर भी गया, पाकिस्तान ही नहीं सुधरेगा, तो गारंटी है कि हम लोग के यहाँ फिर वायु प्रदूषण होगा। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून होने चाहिए। एक देश के सुधरने से या फिर एक जगह के लोग, अब मान लो कि सरकार बोला कि पटाखा नहीं छोड़ेंगे, तुम पटाखा नहीं छोड़ा, क्या वायु प्रदूषण नहीं होगा? तुम्हारे पड़ोसी अगर पटाखा छोड़ लिए तो गारंटी है कि वायु प्रदूषण होगा। तो इसका एक ही उपाय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कानून बनाए जाए और वायु प्रदूषण को रोका जाए। और सबसे अधिक वायु प्रदूषण दो ही जगह से होता है, एक तो फैक्ट्री से और एक वाहन के चलाने से। तो इन दोनों पर अगर सरकार चाहे तो सख्ती से कार्रवाई कर सकता है। जितने भी फैक्ट्री वाले हैं उसको ये निर्देश दिया जाए कि आप फिल्टर लगाइए। अभी हम आपको फिल्टर के बारे में बताए ना, कई ऐसे फिल्टर हैं जिसमें कि अगर उस फिल्टर से होकर के वायु को निकाला जाए तो वायु कुछ हद तक, 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जो है वो वायु शुद्ध हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री के चिमनी से धुआं निकल रहा है। जैसे मान लो बरौनी में ही तेल रिफाइनरी है, अब डायरेक्ट उसका चिमनी देखिए हवा में है। अब उस चिमनी से हवा निकलने के जस्ट बाद वहाँ एक मशीन लगाना चाहिए और मशीन लगा करके उस वायु को प्रदूषित जो हो रहा है उसमें से बहुत सारे अवांछनीय कण को शुद्ध करना चाहिए, तब जाकर उसको वातावरण में छोड़ना चाहिए, तब ना वायु प्रदूषण रुकेगा। दूसरी बात कि अब चूँकि गाड़ी जितना भी आप डीजल पे चलवा रहे हैं या फिर पेट्रोल पे चलवा रहे हो तो सरकार ही चला रही है, चूँकि सरकार उस पर जीएसटी ले रहा है, सरकार कंपनी को आमंत्रित करती है। तो एकाएक पूरे कंपनियों को बंद कर दे कि डीजल पेट्रोल वाली कंपनी भारत में चलेगी ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ सीएनजी और बैटरी वाला जो गाड़ी है या फिर इलेक्ट्रिक जो कार है वही चलेगा, तो ऑटोमेटिक उससे समस्याएं हल हो जाएगी। जैसे ट्रेन डीजल और कोयला पे चलता था, सरकार उसको इलेक्ट्रिक कर दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार की जब स्थिति हुई तो वायु प्रदूषण रुका। तो कई मामले में अगर सरकार टाइट होंगे तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण रुक जाएगा। लेकिन हमारी भी बहुत सारी जिम्मेवारी बनती है। क्या क्या जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को फालतू में इधर उधर धुआं नहीं करना है, फालतू में डीजल और पेट्रोल का खपत नहीं करना है, समझे ना। जितना हो सके एलपीजी गैस से ही खाना बनाना है, पराली जलाने से बचना है, क्या जी, और आसपास में लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकना है। और अगर जनसंख्या बढ़ भी गई तो लोगों में प्रदूषण के प्रति जागरूकता लानी है। अगर ये सभी चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। तो एक हमारा लंबा चौड़ा जो ये टॉपिक था वायु प्रदूषण, वो आज यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि वायु प्रदूषण के बारे में आप लोग विस्तृत जानकारी लिए होंगे। आप ये हमारा 6ठा वीडियो था, फिर से हम याद दिला दें, अगर आप शुरू से इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वाला भी वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको विस्तृत रूप से इसकी जानकारियाँ मिल सकेगी। हम लोग फिर से आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 7 वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे जल प्रदूषण के बारे में, यानी वाटर पोल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे, समझे ना। और ये वाला वीडियो हम लोगों का कल आएगा। धन्यवाद।